जय हिंद दोस्तों। अगर मतदान प्रतिशत कम हुआ तो सरकार बदली गई और मतदान प्रतिशत अधिक हुआ तो सरकार बरकरार रही। ऐसा मैं नहीं बल्कि एक ट्रेंड कह रहा है। अगर पिछले लोकसभा ट्रेंड्स को देखा जाए तो ये देखने को मिल रहा है कि जब जब मतदान प्रतिशत गिरा तो सरकार बदली गई और जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा तो सरकार बरकरार रही। आइए इस वीडियो में सन 2024 में लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। 7 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत कैसे कम रहा और जो हॉट सीट है उन पर क्या स्थिति रही और क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर इंडिया अलायंस कुछ चमत्कार करके बीजेपी को हटा देगा सत्ता से। आइए शुरू करते हैं। आज मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूं अर्थात 1 जून 2024 को, तो आज से पहले 485 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और आज 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो अगर उन 485 सीटों की वस्तु स्थिति देखी जाए तो कुछ निम्न प्रकार समझ में आता है। 485 में से 85 सीटें ऐसी है जिन पर 5% से अधिक मतदान घटा, यानी कि पिछली बार जितना मतदान था उससे 5% तक मतदान कम हुआ है 85 सीटों पर। यानी 85 सीटें ऐसी है जिन पर अगर पिछली बार 70% मतदान था तो इस बार 65 से भी कम रहा है। 189 सीटें ऐसी है जहां पर तकरीबन 1 से 1.5% मतदान घटा है और 106 सीटें ऐसी है जिन पर तकरीबन बराबर का मुकाबला रहा है, यानी मतदान ना घटा ना बढ़ा। 95 सीटें ऐसी है जहां पर मतदान प्रतिशत 1 से 1.5% बढ़ा है 2019 के मुकाबले और महज 10 सीटें ऐसी है जहां पर मतदान प्रतिशत 5% तक बढ़ा है। आइए इस वीडियो में आगे हम पता करने की कोशिश करते हैं कि मतदान के कम होने के साथ और बढ़ने के साथ क्या क्या स्थिति रही है। अगर मैं शुरुआत करूं 1951 से तो 44.87% मतदान था, कांग्रेस की सरकार बनी। 57 में बढ़ा, कांग्रेस बरकरार। 62 में बढ़ा, कांग्रेस बरकरार। 67 में बढ़ा, कांग्रेस बरकरार। 71 में घटा लेकिन कांग्रेस बरकरार रही। 77 में बढ़ा तो जनता दल की सरकार आई। 80 में घटा, कांग्रेस की सरकार आई वापस बदल कर। 84 में बढ़ा, फिर कांग्रेस आई। 89 में घटा तो जनता दल की सरकार आई। 91 में घटा कांग्रेस और 96 में बढ़ा, पहली बार बीजेपी ने दस्तक दी। 98 में बढ़ा, बीजेपी बरकरार रही। 99 में घटा, बीजेपी बरकरार रही। 2004 में घटा कांग्रेस, 2009 में बढ़ा, कांग्रेस रिपीट हुई। 14 में बढ़ा, बीजेपी की सरकार आई और 2019 में बढ़ा, बीजेपी की सरकार आई। यानी ये जो कुछ मैंने बताया उसके माध्यम से हमको ये देखने को मिला है कि तकरीबन जब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि यदि मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो सरकारें बदली गई है और मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो सरकार बरकरार रही है। आइए इस वीडियो में आगे हम कुछ हॉट सीटों पर देखते हैं कि किस तरह का मुकाबला रहा है, कितना मतदान प्रतिशत रहा है, वो कम हुआ है या बढ़ा है। तो सबसे पहले बात करें अपोजिशन पार्टी के सबसे सीनियर लीडर और सबसे चर्चित नेता राहुल गांधी की। वायनाड की सीट पर 2019 के मुकाबले 7% तक मतदान कम हुआ है। अमित शाह की बात करें गांधीनगर से भी, इनको भी 7% का घाटा हुआ है पिछले लोकसभा इलेक्शन से। राजनाथ सिंह को भी मतदान प्रतिशत में कमी हुई है। शशि थरूर को भी मतदान प्रतिशत में 7% का घाटा हुआ है, तिरुवनंतपुरम से लड़ते हैं ये। अन्नामलाई कोयम्बटूर से लड़ते हैं, इनका मतदान प्रतिशत बढ़ा है। ओवैसी हैदराबाद से लड़े हैं, इनका भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है। नितिन गडकरी लगभग बराबर रहे हैं। अखिलेश यादव का मतदान प्रतिशत बढ़ा है। सुप्रिया शुले का मतदान प्रतिशत कुछ कम हुआ है और महुआ मोहित्रा कृष्णानगर से इनका मतदान प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। राहुल गांधी रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं जहां 2019 के मुकाबले करीब 2% मतदान अधिक हुआ है। तो इन आंकड़ों से आप ये देख सकते हैं कि
जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं उनका मतदान कुछ कम हुआ दिख रहा है, और जो कांग्रेस या इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं उनका मतदान प्रतिशत कुछ हद तक बढ़ा है। आइए अब हम राज्यवार मतदान प्रतिशत देखते हैं कि कम हुआ या घटा है। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नागालैंड की, यहाँ पर मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ है। 2019 में 83 था, सीधा 57 पर आ गया। केरल में 77 से 71 यानी कम हुआ। मिजोरम में 63 से 56 यानी कि कम हुआ। दादरा दमन में 77 से 71 यानी कम हुआ। हरियाणा में 70 से 64 यानी कम हुआ। राजस्थान में 66 से 61 यानी कम हुआ। उत्तराखंड में 61 से 57 यानी कम हुआ। अरुणाचल प्रदेश में 82 से 77 यानी कम हुआ। मणिपुर में 82 से 78 कम हुआ। गुजरात में 64 से 60 घटा। मध्य प्रदेश में 71 से 66 कम हुआ। तमिलनाडु में 72 से 69 कम हुआ। पांडिचेरी में 81 से 78 कम हुआ। दिल्ली एनसीआर में 60 से 58 कम हुआ। सिक्किम में 81 से 79 कम हुआ। त्रिपुरा में 82 से 80 कम हुआ। लक्षद्वीप में 85 से 84 कम हुआ। अंडमान निकोबार में 65 से 64 कम हुआ। असम में 81 से 81 कम हुआ। आंध्र प्रदेश में 80 से 80 थोड़ा सा बढ़ा। महाराष्ट्र में 60 से 61 थोड़ा सा बढ़ा। गोवा में 75 से 76 थोड़ा सा बढ़ा। छत्तीसगढ़ में 71 से 72 थोड़ा सा बढ़ा। कर्नाटका में 68 से 70 थोड़ा बढ़ा। तेलंगाना में 62 से 65 थोड़ा अधिक बढ़ा। मेघालय में 71 से 76 थोड़ा ज़्यादा बढ़ा। जम्मू कश्मीर में 49 से 58 और ज़्यादा बढ़ा। और लद्दाख में पहली बार इलेक्शन हुए और यहाँ का मतदान प्रतिशत 71.82% रहा। तो इस टैली में आपको ये देखने को मिला होगा कि जिन 19 राज्यों में मतदान प्रतिशत कम हुआ है उनमें बहुत बड़े पैमाने पर कम हुआ है, यानी 5 से 7, 8% यहाँ तक, कई राज्यों में तो 20-25% तक मतदान गिरा है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको बताया नागालैंड, जहाँ पर सीधा 83 से 57 पर आ गया। और कुछ एक राज्य हैं, 8 राज्य जिनमें मतदान प्रतिशत बढ़ा, लेकिन उनमें से 5-6 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर महज कुछ परसेंट, 1% या उससे भी कम मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो अब इस वीडियो के कैलकुलेशन पर पहुँचते हैं कि जैसा मैंने शुरू में बताया था उन लाइनों को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 2 दिन का इंतज़ार है। 4 जून को तमाम प्रत्याशियों की किस्मत बाहर आ जाएगी। लेकिन जो टर्न आउट देखने को मिला है, मतदाताओं की रुचि सरकारों से भंग हुई है। सरकार किसकी आएगी वो तो नहीं पता। नेक टू नेक फाइट है। मोदी जी जहाँ पर हैट्रिक लगाने की सोच रहे हैं तो इंडिया अलायंस ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन सब कुछ तो मतदाताओं के ऊपर डिपेंड करता है। और जो रुझान देखने को मिला, मतदान प्रतिशत गिरा है। और गिरने पर सरकार बदलती है और बढ़ने पर सरकार बरकरार रहती है। क्या ये ट्रेन काम करेगा, या फिर बीजेपी हैट्रिक लगा जाएगी, या इंडिया अलायंस को चमत्कार कर जाएगा? आइए मिलकर देखते हैं। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसे वीडियो और बनाएंगे। मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मैं विनोद कुमार।